अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नया किसान। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं वो है जी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला जारी टेस्ट है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आपको मालूम है कि टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की झोली में जा चुका है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है जी टॉपिक है PSL का जो ड्राफ्ट हुआ है उसके हवाले से कि उसमें जो प्लेयर्स आए हैं उनकी क्या क्वालिटी है, किस लेवल के प्लेयर्स हैं और क्या वो इससे PSL ब्रांड जो है उसमें उसकी जो हाइप है या उसकी जो वैल्यू उसमें इजाफा हुआ है या उसमें कमी आई है इस ड्राफ्ट के बाद। तो उसके बारे से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लें और जो है वो बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वक्त हम इसके ऊपर रेगुलर बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। अब हम ना रेगुलर बात किया करेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले कर लेते हैं जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो टेस्ट है उसका आज तीसरा रोज़ था। जब दिन ख़त्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के 84 रन के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट थे, स्टीवन स्मिथ और जो है उस्मान ख्वाजा वो क्रीज़ पर मौजूद थे, जबकि डेविड वार्नर और लबुशेन जो हैं वो आउट हो चुके थे। आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग शुरू की, 132 रन 2 खिलाड़ी आउट पे। खुर्रम शहजाद जो नाइट वॉचमैन थे वो और इमामुल हक बैटिंग कर रहे थे और खुर्रम शहजाद जो है वो 1 रन बनाने के बाद यानी कि 1 रन के इजाफे के बाद आउट हो गए। 133 रन पे पाकिस्तान की यानी कि तीसरी विकेट गिर गई, खुर्रम शहजाद आउट हो गए। उसके बाद जो है हमारे साबका कप्तान बाबर आजम साहब आए, उन्होंने और इमामुल हक ने कुछ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की और बाबर आजम जो है वो मिच मार्श एक ऑलराउंडर, एक समझ लें आप वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो बीच में खिलाड़ियों को सांस दिलवाने के लिए रखा ऑस्ट्रेलिया वालों ने, उससे एक आम सी डिलीवरी को ख़ास डिलीवरी भी नहीं थी, आगे पिच की हुई थी, ड्राइव के लिए थी, हल्की सी बाहर निकली और बाबर आजम साहब कैच हो गया और बाबर आजम साहब आउट हो गए। उसके बाद जो है हमारे इमामुल हक साहब आए, वो जनाब ठीक 10-11 रन बाद उन्होंने जनाब उनको पता नहीं क्या ख्याल आया कि मैंने भी जनाब बड़ा स्लो खेल रहा हूँ, तो उन्होंने जनाब बाहर निकल के हिट करने की कोशिश की और स्टंप हो गए नेथर लाइन को। बंदा परेशान हो जाता है कि यार जब आपने ज़िम्मेदारी ली हुई है कि मैंने 1 घंट लेके चलना है और आप 30-35 के स्ट्राइक रेट से आप सारा दिन बैटिंग कर रहे हैं, तो अचानक आपको क्या ज़रूरत बनी कि आप भी रिचर्ड बन रहे हैं, आप विराट कोहली बन रहे हैं, बाहर निकल के और एक अजीबो गरीब शॉट खेली और जिसके ऊपर पिच पे ऊपर भी नहीं पहुंचे और बड़ी आसानी से स्टंप हो गए। यानी कि सबसे मेन विकेट आपकी आउट हुई है। उस वक्त आपको चाहिए कि आप पार्टनरशिप लगाएं और आप सर नीचे करके, आप तेज़ भी खेल रहे हैं तो सर नीचे करके टाइम निकालें, लेकिन आप जो है ऐसी यानी कि आपकी मैच अवेयरनेस है, गेम अवेयरनेस है कि आपको पता नहीं लगा कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है और आपने कंधा धुन शॉट खेली और आउट हो गए। उस वक्त अगर आप थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते शायद हम इससे मुख्तलिफ होते। फिर उसके बाद सरफराज भाई आ गए, उनके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हमारे जो कराची वाले दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो सरफराज अहमद साहब सेम वही आउट हुए जैसे वो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जब उन्होंने खेला था, मिच स्टार्क ने उन्हें ऐसे ही बोल्ड किया था, इन स्विंग उन्होंने आगे डाली थी और भाई साहब को पता ही नहीं लगा था, डंडे उड़ गए थे। इस दफ़ा भी ऐसा हुआ, उसने इन स्विंग डाली आगे और भाई साहब लेट हो गए, गेंद अंदर आई, बोल्ड हो गए। 3 रन के इजाफे के बाद एक और विकेट गिर गई, तो 195 के ऊपर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। फिर आगा सलमान आए, आगा सलमान देखें सरफराज के बाद आए, एक प्रॉपर बैट्समैन कीपर के बाद आया आगा सलमान आया। आगा सलमान और उसने सऊद शकील ने कुछ पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, 30-35 रन की पार्टनरशिप बन भी गई, लग भी गया कि अब मैच चलने लगा है। सऊद शकील ने 2-3 बड़े अच्छे स्ट्रेट ड्राइव पे मिड विकेट पे चौके मारे और एंड में वो एक ऐसी गेंद पर आउट हो गए जो कि आप ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेक्ट करते हैं कि पीछे गेंद करेंगे वो मेरे तरफ आएगी, और उनको समझ नहीं आया, वैसे सोच ही नहीं रहे थे कि मुझे तो बाउंसर कर ही नहीं सकते, और ऐसे उन्होंने डक किया और वो आउट हो गए। कीपर के पास वो स्लिप में कैच हो गए, तो 7 आउट हो गए। उसके बाद जो हमारे बेन स्टोक्स भाई हैं, फ़हीम अशरफ साहब, वो आ गए और फ़हीम अशरफ उन्होंने उन्हें शॉर्ट पिच गेंदें की और उन्होंने बेताशा उसके ऊपर कोशिश की कि मुझसे एक अच्छी शॉट लग जाए, मैं एक हुक या पुल कर लूँ। वो मजाल एक गेंद भी मिडल हुई हो, एंड में
पैट कमिंग्स उन्होंने फिर शॉर्ट बॉल की और उन्होंने फिर हिट करने की कोशिश की और हल्का सा यानी कि टाइम ही नहीं हुआ बिल्कुल बात, और उस्मान ख्वाजा क्या तो दायरे के अंदर ही आउट हो गया। और फिर आमिर जमाल वो भी 10 रन बना सके हिट करने की, बल्कि हिट तो नहीं कर रहे थे, खेलने गए थे नेशनल लाइन को, लेकिन वो पैर उनका क्रीज़ के ऊपर था, वापस नहीं लेके जा सके, उस टाइम और यानी कि आ गया। तो अनफॉर्चुनेट वे था कि पहला मैच खेल रहे थे और ठीक लग रहे थे, निक में लग रहे थे। फ़हीम अशरफ से अच्छी बैटिंग कर रहे थे कि मिड विकेट के ऊपर 2-3 उसने ऑन ड्राइव्स खेली थी, वो मज़ेदार लगी थी। और जो है कमेंटेटर भी तारीफ़ कर रहे थे कि बच्चे की टेक्निक अच्छी है, ये आगे चल सकते हैं, और वो भी निकल गए। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और लंबा लेके जाने के बजाय उन्होंने कहा जी मैं शाहीन शाह अफरीदी नहीं शाहिद अफरीदी हूँ, शाहिद। उन्होंने नेशनल लाइन को हिट लगाने की कोशिश की, बाल खड़ी होगी, कैच आउट हो गए दायरे में। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो 271 रन बना के आउट हो गया, और जो ऑस्ट्रेलिया था उन्हें 216 रन की लीड मिल गई। दूसरी इनिंग जब शुरू हुई तो खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छा स्पेल किया, और शाहीन शाह अफरीदी ने भी कल की निस्बत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वही स्पीड जो उसकी 145 थी, 140 प्लस एवरेज स्पीड होती है, आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी की। श्रीलंका सीरीज़ आप निकाल के देख लें या उससे पहले की सीरीज़ निकाल देखें, वो 140 किलोमीटर उसकी एवरेज स्पीड आती है, और उसकी एवरेज स्पीड आ रही थी 131-32 किलोमीटर आज भी। लेकिन आज उसने ये किया कि उसे पता लग गया था कि मेरा ज़ोर नहीं लग रहा है, मेरा रिदम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो उसने ज़ोर लगाने की कोशिश भी नहीं की, और उसने बस गुड लेंथ पे गेंद डालता गया, और कोई थ्रेटनिंग नहीं लगा, बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं लगा। खुर्रम शहजाद ने 2 आउट किए पहले स्पेल में, और पहले 11-12 ओवर में पाकिस्तान सिर्फ 10 रन दिए थे, और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल भी और शाहीन शाह की बॉलिंग के आगे। फिर आगे फ़हीम अशरफ के पहले ओवर में उन्होंने 10 रन लगा दिए स्टीवन स्मिथ ने। यानी कि वो ऐसे गेंद फेंक रहे थे फ़हीम अशरफ साहब, यकीन कर रहे कैसा लग रहा था कि 2 टप्पे लग के ना गेंद कीपर तक तो क्या उसके पास बैट्समैन के पास पहुंचेगी। वो बिल्कुल ना कोई किक थी बॉल के अंदर, ना कोई जान थी, ना कोई लाइन और लेंथ थी, और उसे ऑफ स्टम्प से शॉर्ट पिच गेंद बाइट दे रहे हैं, तो वो स्टीवन स्मिथ था आपको छोड़ेगा। और फिर वो चौका लगा तो आगे गेंद कर दी, बिल्कुल मुंह में वाली बना दी, उसने स्ट्रेट ड्राइव लगा दी। तो मुझे नहीं समझ आया कि फ़हीम अशरफ का खेलना किसकी ज़रूरी था। अब जबकि जो मैच इस सिचुएशन में 3rd इनिंग में चला गया, तो पाकिस्तान ने स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया हुआ। अब कमी महसूस हो रही है कि नेथन लाइन 3 आउट कर गया, और उसकी गेंद टर्न भी हो रही थी। यहाँ पे चले इब्रार अहमद, हमारा फर्स्ट चॉइस जो बॉलर था, वो अनफिट हो गया था, तो नुमान से बॉलिंग करवाते यार। वो श्रीलंका में अच्छी बॉलिंग करके आया था, पिछली सीरीज़ की बड़ी अच्छी गई थी, तो आप उसको आजमाते। उसे नहीं लेना था तो आप साजिद को बुलाया था आपने पाकिस्तान से, उसे खिलाते। एक प्रॉपर लेग आपका स्पिनर होना लाजमी था। आप पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवा रहे हैं, और अब वो फील हो रहा है कि अगर हमारे पास, जब हमने 2 आउट कर लिए थे और उस वक्त हमारे पास एक अच्छा स्पिनर होता और 1 विकेट वहाँ पे निकाल देता, तो जो प्रेशर उस वक्त पाकिस्तान ने बनाया हुआ था, तो हो सकता था ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो प्रॉपर ऑफ स्पिनर नहीं था, तो फ़हीम अशरफ या लेग स्पिनर, कोई स्पिनर भी नहीं था, तो हमें फ़हीम अशरफ को लगाना पड़ा, और फ़हीम अशरफ को जनाब उन्होंने फेंटा लगा दिया। वो सारा प्रेशर जो बिल्ड किया हुआ था 10-12 ओवर से, वो एक तरफ से रिलीज़ हो गया। फिर बाद में सलमान अली आगा, तो पार्ट टाइमर है। फिर दूसरे स्पेल में जब शाहीन शाह अफरीदी आया, तो फिर वो वही अपनी जो पहली इनिंग में बॉलिंग की थी वैसी बॉलिंग किधर जा रही, और उसको फिर स्टीवन स्मिथ ने छक्का भी मारा। तो मजमूई तौर पर मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। अब मुझे नहीं लगता कोई चांस है पाकिस्तान के इस मैच के अंदर कोई बहुत बड़ा मौजूदा हो जाए, या बारिश हो जाए, या कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग जिसकी मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। क्योंकि पाकिस्तान की किसी बैट्समैन सुहाइल शान में से जो कैप्टन था, उसके अलावा किसी बैट्समैन ने इंटेंट नहीं शोर की, या शुरू में जो है अच्छी बॉलिंग हो रही उस वक्त भी जो है वो रन लेने की कोशिश कर रहा था, वो था अब्दुल्ला शफीक। और उसकी तारीफ़ आपको पता साइमन कैटेज ने भी की। उसने कहा ये इसकी टेक्निक बाबर से ज़्यादा सॉलिड है, और ये बाबर से अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो उन 2 के अलावा मुझे नहीं लगा कोई किसी खिलाड़ी का कंट्रोल भी था अपनी गेम के ऊपर, कि वो कॉन्फिडेंस खेल। सऊद शकील ने कुछ अच्छी शाटें खेली, लेकिन वो जिस गेंद पे आउट हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप 135 की गेंद के ऊपर आप ऐसे उसको ले रहे हैं कि जैसे वो आपको, और आपकी कोई आपके ज़हन में नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हूँ या कराची में खेल रहा हूँ। तो उसमें आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान का कोई बैटिंग में इस तरह का कोई चांस है, और बॉलिंग में भी मुझे स्पिनर, अब इस इनिंग में स्पिनर की ज़रूरत है और हमारे पास स्पिनर नहीं है। पिच जो है वो स्लो हो रही है और डाई कर रही है, गेंद का बाउंस वो नहीं है, गेंद में वो किक या गेंद में कोई सी मूवमेंट जो पहले हो रही थी वो बिल्कुल भी नहीं है। आमिर जमाल ने पहली इनिंग में 6 आउट किए थे। इस इनिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, खुसूसन उन्होंने उस्मान ख्वाजा को बहुत अच्छी बॉलिंग की। काफ़ी दफ़ा उनका एज और उनके बोल्ड होने से वो बचे हैं, लेकिन लक उस्मान ख्वाजा के साथ थी। आमिर जमाल की अच्छी बॉलिंग के बावजूद जब वो विकेट नहीं ले सके दूसरी इनिंग में, तो सुबह आके पहला स्पेल देख ले कि खुर्रम शहजाद का और आमिर जमाल का, कि वो क्या करते हैं। अगर वो कोई अच्छे विकेट लेंगे, 2-3 अच्छा स्पेल करके दोनों 2-2 विकेट लेंगे तो वापस आ सकते हैं मैच में, वरना शाहीन शाह अफरीदी से मुझे कोई उम्मीद नहीं, उसकी गेंद ही नहीं पहुंच रही। शाहीन शाह अफरीदी अगर एवरेज 132-33 की गेंद फेंक रहा है और 135 से ऊपर गेंद ही नहीं निकली उसकी। मैंने आज अच्छी तरह देखा है, मैं हर बॉल को देखता रहा हूँ कि 135 से ऊपर जाती है कि नहीं। 134, कोई 135 के पास गई होगी, 135 से ऊपर जाना ऐसा लग रहा था। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर कि इस तरह की बॉलिंग हमारी कभी नहीं थी। एक आधा बॉलर तो ऐसा होता था 140 प्लस जाता था, तो आमिर जमाल 140 के पास गया 1-2 दफ़ा, बाकी कोई बॉलर भी 140 वाला नहीं था। और खुद शाहीन जो हमारा स्पेयर हेड है, जो हमारा सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, वो हमारा सबसे, मुझे वो फ़हीम अशरफ, और उसमें मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तो फ़हीम अशरफ की टीम में जगह नहीं बन रही थी। अगर आपने 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना था, आपको वसीम जूनियर के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि वो पेस है उसके पास, रिवर्सिंग भी कर लेता है और गेंद रिवर्सिंग हो सकती थी इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि अब एक स्क्वायर था, बहुत लंबा चौड़ा था और हैवी था, तो उसके ऊपर आपको गेंद रफ हो सकती थी, रिवर्सिंग भी मिल सकती थी। और चलो उसकी पेस तो है यार 140 प्लस, वो 140 या उससे ऊपर गेंद तो कर रहा था ना वर्ल्ड कप के अंदर। तो शाहीन तो वहाँ पे भी 130-32 पे कर रहा था। तो अगर शाहीन अनफिट था तो शाहीन क्यों गया? शाहीन गया है तो उसने मैच क्यों खेला? कहता है मैं अनफिट हूँ। ठीक है, मुझे नहीं समझ आए। और उसको हमने T20 का कैप्टन बना दिया। T20 में भी 130 की गेंद से, रफ्तार से गेंद करेगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उसको कितनी मार पड़ेगी। तो मुकम्मल एक ना सिलेक्शन के हवाले से फेलियर नज़र आया। 18 बंदे ले गए हैं प्रॉपर। एक आपका मोहम्मद वसीम बाहर बैठा है, आपका हसन अली बाहर बैठा, और आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हैं। फ़हीम अशरफ कितनी को बैटिंग करता हमें पता ही है। फ़हीम अशरफ कितना को बड़ा बैट्समैन है, वो कभी उसने कोई आपको पाकिस्तान से बाहर कोई अच्छी इनिंग्स खेल के दी? आयरलैंड के ख़िलाफ़ शायद 150 की है, आयरलैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, या ऑस्ट्रेलिया, इधर श्रीलंका, कहीं भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। और हमने उसे ले लिया है कि उसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है, कि पता नहीं कैसा हमें बार बार पास टैलेंट आ गया, बार बार चांस दे रहे हैं। उसकी वजह से आमिर जमाल, जो कि अपने पहले T20 में जिसने 15 रन डिफेंड किए थे मोइन अली के ख़िलाफ़, उस बंदे को वो एक T20 खिलाने के बाद बाहर निकाल दिया गया, उसे दोबारा चांस नहीं दिया गया। डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस की, T20 नेशनल कप, वहाँ पे PSL में, जूनियर एशिया कप में, और हर जगह उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस कीजिए। आपके एशियन गेम्स में उसने आपको, आप तो हार रहे थे, वो एक पता नहीं मेरे ख्याल में UAE से या पता नहीं किससे, आप उससे हार रहे थे, उसने आपकी जान बचाई। या नेपाल से आप हार रहे थे, उसने आके आखिर में आके 4-5 छक्के मारे और स्कोर बना, परफॉर्मेंस करके वो वापस आया। ये फ़हीम अशरफ की वजह से आपने एक इतना बड़ा बॉलर, इतना बड़ा तो नहीं, इतना अच्छा ऑलराउंडर जो हमारा था, वो जो बन सकता था, जिसका नाम आमिर यामीन है, उसके लिए किसी बंदे ने आवाज़ नहीं उठाई। और फ़हीम अशरफ बार बार टीम में आता रहा। श्रीलंका में जा रहा है जी फ़हीम अशरफ, वर्ल्ड कप के जो प्रॉब्लम है उसमें कौन है? फ़हीम अशरफ। आमिर यामीन को किसने चांस नहीं दिया? आपको पता है कि आमिर यामीन अपनी आखिरी जो थोड़े 3 वनडे खेल उसने खेले मेरे ख्याल में, और आखिरी वनडे में 60 के ऊपर शायद नॉट आउट था। ठीक है, और उसके बावजूद वो ड्रॉप हो गया। और फ़हीम अशरफ मेरे ख्याल में तो इसकी वनडे में या T20 के अंदर कोई 150 भी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, या किसकी कैसी मेमोरेबल नॉक आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यार कोई फलानी जगह फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छा खेला था यार, उसकी बैटिंग से पाकिस्तान वो मैच जीत गया था, मुझे नहीं याद पड़ती। और आमिर यामीन, उसने इतना परफॉर्म किया डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, वनडे कप हो, लिस्ट ए के मैच हो, आपका
फर्स्ट क्लास सर्कल हो, T20 हर जगह उसने रन किए, ऊपर भी किए, नीचे भी किए, हिट्स भी लगाएंगे, नई गेंद से भी आउट किए, वैरायटी भी डेवलप की। हर लिहाज से वो फ़हीम अशरफ से अच्छी ऑप्शन था, टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी। और हमने उसे किसी जगह भी चांस नहीं दिया। जहाँ भी कहीं भी चांस लेने की बारी है कि हम एक ऑलराउंडर खिला सकते हैं, तो फ़हीम अशरफ, इतना उसको चांस मिला है, मैं नहीं समझता किसी और बंदे को, बिलो एवरेज प्लेयर को इतना चांस मिला हो, मुझे नहीं याद पड़ता। इसके अलावा एक लड़का था अमाद बट, उसको एक दफ़ा सीरीज़ में ले गए न्यूजीलैंड में, वहाँ पे वो, आपको पता है न्यूजीलैंड के छोटे ग्राउंड है और बड़ी फैंटी लगती है, फैंटी लगी, उसके बाद उसे निकाल दी, उसे दोबारा चांस नहीं दिया। तो फ़हीम अशरफ बार बार आ रहा है। आमिर जमाल को 2 साल बाहर रखा फ़हीम अशरफ की वजह से। अगर आमिर जमाल ने आके यहाँ पे ना परफॉर्म करता है, एक टेस्ट मैच में रह जाता, तो फिर आमिर जमाल पीछे हो जाना था और ये फ़हीम अशरफ को हर जगह आगे के लेके चलना था। मेरिट, फ़हीम अशरफ तो मेरिट नहीं है, मेरिट पे टीम पे नहीं आता, पता नहीं कैसे आता, मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं। मेरिट अगर हो तो फ़हीम अशरफ की किसी भी पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बनती। इस तरह सरफराज अहमद जो हमारे कीपर हैं, वो हमें पता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो उसका कोई चांस नहीं है, उससे बैटिंग नहीं होगी, वो उन पिचेज़ के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में वो बैटिंग नहीं कर सकता ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के ख़िलाफ़। पहले जो लास्ट टाइम वो सीरीज़ खेले थे उसमें भी उनसे कुछ भी रन नहीं बने थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो बिल्कुल फारग बैटिंग थी उनकी। और इस दफ़ा भी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं, और मुझे ये भी पता है कि वो कीपिंग भी वो अच्छी नहीं कर सकेंगे। फास्ट बॉलर को आज उन्होंने एक अच्छा रोका है, गेंद आमिर जमाल का वो वाइड जा रहा था, उसने डाइव करके रोका है, लेकिन जो उसने उस दिन स्टंप रोका है, छोड़ा है सीधा, यानी कि स्टंप चले जो बाउंस कर गई है, तो बाउंस कर गई तो आपने भी कीपिंग करनी है ना। आप ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो आप बाउंस की प्रैक्टिस करके नहीं गए, तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन कीपर पाकिस्तान में आता तो वो कहे जी वो गेंद मेरे गोडों के नीचे रहेगी तो मुझे पता नहीं लगा, तो वो एक्सक्यूज़ तो नहीं है ना उनका कोई, वो तो एक्सक्यूज़ ऐसा नहीं देते ये गेंद लो रह रही थी मुझसे कैच ही नहीं हुआ। प्रैक्टिस करके आते हैं, उसके उनके माइंड में होता है। अगर वो कैच उस वक्त स्टंप कर लेते, उस वक्त फिर बिल्डिंग इतनी गंदी, अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा खुरम शहजाद ने कैच छोड़ा, तो ऑस्ट्रेलिया में कैच छोड़ेंगे और उनको 3-3 बारियाँ देंगे डेविड वार्नर को, तो वो आपको ऐसे फेंटा लगाएगा, इसमें कौन सी नई बात है। तो फिलहाल जो इस टूर्नामेंट इस पहले जो टेस्ट में मुझे नहीं कोई लग रहा कि पाकिस्तान को भी चांस है, और पाकिस्तान इस वक्त जो सीरियसली मिस कर रहा है वो प्रॉपर स्पिनर मिस कर रहा है, स्पिनर नहीं था टीम के अंदर। और फिर आपने रिजवान को नहीं रखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि रिजवान की ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैट्समैन भी जगह बनती थी, ठीक है, वो वहाँ के ऊपर कट और पुल अच्छा खेलता है, उसकी वहाँ पे जगह बनती थी। आपने सरफराज को खिलाना था तो आपने उसकी जगह सलमान अली की जगह आपको इसे खिलाना चाहिए था। अगर लेकिन आपने एक पार्ट टाइमर स्पिनर चाहिए था आपको, क्या प्रॉपर स्पिनर के साथ नहीं जा रहे थे, इसलिए आप रिजवान के साथ नहीं गए, और फ़हीम अशरफ को भी टीम में रखना था, तो इसलिए आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके स्पिनर नहीं डाल सके। तो अगर ऐसी प्लानिंग से चलेंगे, हफीज़ साहब पहली सीरीज़ में कुछ ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अफसोस हुआ उनकी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि वो सिलेक्शन जो उन्होंने मैच के लिए की वो किसी तरह भी वो पिच रीड नहीं कर सके, और उन्होंने पिच के मुताबिक और कंडीशंस के मुताबिक टीम सेलेक्ट नहीं की, और बेस्ट 11 जो पाकिस्तान की बनती थी वो नहीं खिलाई उन्होंने। देखते हैं, इससे वो सीखेंगे, ज़ाहिर बात है। तो पहले टेस्ट के बाद सीखते हैं तो क्या सीखते हैं, और अगले टेस्ट के अंदर उन गलतियों को कवर करते हैं या नहीं करते। अच्छा जी, दूसरा जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है जी PSL ड्राफ्ट के ऊपर, जो 13 तारीख को हुआ लाहौर के अंदर। उस ड्राफ्ट में कुछ टीमों ने, यानी कि अपने सारे टीम ने अपनी स्क्वाड फाइनल की है। तो उस ड्राफ्ट के हवाले से मेरे कुछ रिजर्वेशन हैं, लोगों के शायद ना हो लेकिन मेरे हैं, कि मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा इस क्वालिटी के इंटरनेशनल खिलाड़ी PSL ड्राफ्ट में थे, जैसा कि अमूमन होते थे, जो इसको एक बड़ी लीग बनाते थे, जिसको एक IPL तो चले छोड़े, वो तो बहुत बड़ी लीग है ना, उसको BPL या उसको
कैरेबियन लीग के मुकाबले में उसे थोड़ा सा ऊपर रखते थे कि प्लेयर्स भी इंटरनेशनल लेवल के बड़े अच्छे आते थे और हमारा जो बॉलिंग और लोकल जो टैलेंट था वो भी इसके साथ मिलके बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता था। लेकिन जो इस दफ़ा हुआ है आपका, मुझे तो उसमें कोई बड़ा खिलाड़ी नज़र ही नहीं आया। जैसा कि पहले आप देखें, पहले जो ड्राफ्ट होते थे उसमें बड़े खिलाड़ी शेन वाटसन आया, क्रिस गेल, आंद्रे रसल, ब्रैड हेडन, केवन पीटरसन, टिम डेविड, इस तरह के क्रिस लिन, इस तरह के बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना वो आपके लिए खेलते रहे। और इस दफ़ा आपके पास एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि आप कहें कि ये वाला खिलाड़ी यार इसको आईपीएल में फ़ौरन ले लेंगे या उसको सीपीएल में लाजमी चांस मिलेगा। कोई एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो हॉट केक हो ना, हॉट केक आइटम हो। हालांकि इस दफ़ा खिलाड़ी भी इतने ज़्यादा अवेलेबल थे, क्योंकि आपको पता है कि डिकॉक ने रिटायरमेंट ले ली है, वार्नर ने रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है, वो अवेलेबल हो सकते थे उनके अगर पैसे दिए जाते। तो वो हमने कोई भी बड़ा नाम इस दफ़ा ना साउथ अफ्रीका से, ना इंग्लैंड से, ना ऑस्ट्रेलिया से हम कोई भी बड़ा नाम नहीं ले सकता। कि वेस्ट इंडीज़ के भी जो 3 बड़े नाम थे, आंद्रे रसल भी नहीं है, निकोलस पुरन जो है वो भी नहीं है, और हिटमायर भी नहीं है। ये तीनों बड़े जो नाम थे वेस्ट इंडीज़ के वो भी इस ड्राफ्ट में नहीं थे। तो ये जो एक मैं नाम पढ़ देता हूँ आपको, मेरे पास ये जो हमारी प्लाटिनम कैटेगरी है, प्लाटिनम, उसमें जो खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया से डैनियल सैम और एस्टन एगर थे। देख लें कितने को बड़े खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से भी, ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक परफॉर्मर के लिहाज से भी। वो मैं चलो जोश इंग्लिश आ रहा है, मैं कहता हूँ जी बड़ा अच्छा खिलाड़ी लेके हैं, ठीक है। कोई मैथ्यू वेड आ रहा है तो मैं मानता कि यार चलो अच्छा खिलाड़ी लेके आए। और ये डैनियल सैम और एस्टन एगर, ये तो कोई पीएसएल का लेवल नहीं होना चाहिए था। आगे जी अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं जी फजलुल्लाह फ़रूकी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, रहीमुल्लाह गुरबाज। ये सब आपके प्लाटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। खुदा का खौफ करें यार, आपकी प्लाटिनम कैटेगरी इन खिलाड़ियों पे आनी चाहिए थी। एक नूर अहमद, शायद नूर अहमद भी डिज़र्व नहीं करता था कि वो टॉप की कैटेगरी में होता। मुझे तो इनमें से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं लगता कि जो प्लाटिनम कैटेगरी के अंदर हो। शायद मुजीबुर रहमान आप कह सकते हैं कि उसकी T20 के अंदर परफॉर्मेंस है, पीएसएल भी खेलता है और उसका मिस्ट्री है, उसके पास उसका एक यानी कि एक्सपीरियंस है, तो वो शायद ले सकते हैं। बाकी तो सारे कोई भी इसमें प्लाटिनम कैटेगरी में नहीं आता। इंग्लैंड से आए हैं जी बेन डकेट, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, डेविड मिलान, ल्यूक वुड, रीस टोपली, टॉम करन, टैमल मिल्स, ये इंग्लैंड में थे। आप इनमें से देखेंगे कितने खिलाड़ी जो हैं वो इंग्लैंड की T20 टीम में आते हैं, 2 बस। आप इंग्लैंड से भी कोई ऐसा टैलेंट नहीं ले सके जो अवेलेबल भी थे, हम नहीं उसमें ले सके। इसके बाद ये संदीप लेमेचैन नेपाल से, यार प्लाटिनम कैटेगरी है यार, नेपाल का खिलाड़ी प्लाटिनम कैटेगरी में। आगे चलते हैं जी न्यूजीलैंड, उससे आते हैं जेम्स निशप। चले यार गिलेन फिलिप्स आता तो हम समझ लेते यार कि टॉप कैटेगरी का खिलाड़ी है, प्लाटिनम होना चाहिए। डेविड कॉनवा है, रिचर्ड रविंद्रा है, चलो वो भी नहीं है। जो फिन एलन है वो आ जाता। कोई भी उनका करंट प्लेयर जो T20 स्पेशलिस्ट है न्यूजीलैंड का वो नहीं है इसमें। साउथ अफ्रीका से है जी रसी वेंडरसन और इमरान ताहिर, और दोनों उनकी टीम में नहीं है T20 टीम के अंदर, और वो प्लैटिनम कैटेगरी में है। इसी तरह महेश दक्षिणा, बानुका राजापक्सा, दासुन शारा का ये श्रीलंका से। श्रीलंका से तो कोई खिलाड़ी बनता ही नहीं था, वो एक वो स्पिनर है वही जो था वो लिया हुआ है पहले उन्होंने कोयटा वालों ने, वो उसके अलावा तो किसी की जगह नहीं बनती थी। वेस्ट इंडीज से कैरन पोलार्ड, रोमन पावल, रोमारियो शेपर्ड, ब्रैंडन किंग, काइल मायर्स, ये इनमें अच्छे खिलाड़ी थे जो 2-3 वो ले लिए। एक मुझे ब्रैंडन किंग का है कि ब्रैंडन किंग को भी लेना चाहिए था किसी न किसी टीम को, उसकी जो फॉर्म है, और अभी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उसने जो रन्स भी किए हुए थे, बड़ी टीम के ख़िलाफ़ रन्स किए हुए थे, इंडिया के ख़िलाफ़ भी रन्स उसने किए थे, तो वो हो सकता था कि उसको लिया जाता।
तो ये खिलाड़ियों के साथ आप समझते हैं कि पीएसएल का ब्रांड बनेगा, पीएसएल ग्रो करेगा। आप खुद सोचें कि इसमें कोई भी शेन वाटसन है, कोई भी टिम डेविड है, या उस लेवल का बंदा है, कोई पीटरसन के लेवल का बंदा है, कोई क्रिस गेल के लेवल का बंदा है, कोई आंद्रे रसल के लेवल का बंदा है। ये सब खिलाड़ी पहले पीएसएल खेलते रहे। और इंग्लैंड से वो लाहौर कलंदर के लिए खेलते थे, मुझे नाम भूल रहा है इस वक्त उनका, वो भी इंग्लैंड टीम में भी खेलते जो लाहौर कलंदर के थे, बड़े मशहूर हुए, अब इंग्लैंड टीम में भी हैं, वो मुझे नाम भूल गया, वो भी नहीं है। तो ब्रांड कैसे बनेगा? ये बाहर की दुनिया वाले इन खिलाड़ी को देखने के लिए पीएसएल लेंगे, इससे पीएसएल के राइट्स बढ़ेंगे, इससे पीएसएल का ब्रांड बढ़ेगा। अभी इतने सालों से पाकिस्तान में पीएसएल आ गई है, स्टेडियम से भी अर्निंग हो रही है, इंटरनेशनल राइट्स, लोकल राइट्स और पता नहीं क्या क्या बिक रहा है, और फ्रेंचाइजी जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। तो यार आप $1 लाख में दुनिया के अच्छे खिलाड़ी लेना चाहते हैं, $1 लाख में कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। आप इस कैप को बड़ा करें ना, कुछ स्पेशल कैटेगरी बना दें कि प्लैटिनम से भी ऊपर ले जाएं कि टाइटेनम कैटेगरी है जी यार, ये स्पेशल कैटेगरी है, कोई मेंटोर लेवल कैटेगरी है, या इसमें सुपर कैटेगरी क्यों बना दें कि यार इस बंदे को हम $1.5 लाख, $2 लाख तक दे सकते हैं। $2 लाख रखें, आपको देखूंगा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी ना आ जाएँ। एक ही खिलाड़ी तो लेके ना, एक खिलाड़ी का मतलब है 6 टीमों के अंदर 6 खिलाड़ी ऐसे आ जाएंगे। तो हर टीम के अंदर एक ऐसा सुपर खिलाड़ी हो तो आपका ब्रांड कहाँ जाएगा, उसकी व्यूअरशिप कहाँ जाएगी? इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश, यूरोप सारा। तो वहाँ पे आपकी व्यूअरशिप कितनी बढ़ेगी, तो उससे आपका ब्रांड कितना बढ़ेगा। तो इस तरह के खिलाड़ी ला के, और जो सिलेक्शन हुई है इन्हीं खिलाड़ियों के अंदर से। और डायमंड कैटेगरी में भी कोई बड़ा खिलाड़ी मुझे नज़र नहीं आया, 2-3 थे बस जिनको मैं समझता था कि वो इसमें डिज़र्व करते थे कि वो इस कैटेगरी में हों। जैसा कि इधर मैंने अभी देखा था जी मैं आपको बताता हूँ, ये बेन मैकडरमिट, ये ऑस्ट्रेलिया के, ये एक अच्छा खिलाड़ी था। जॉर्डन कॉक्स वो ले लिया, वो अच्छा खिलाड़ी था। टिम साइफर, ये एक अच्छा खिलाड़ी था। इसके अलावा मुझे तो इस लिस्ट के अंदर कोई बड़ा खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा जो कि जिसको होना चाहिए था पीएसएल के अंदर, और वो डायमंड कैटेगरी में। तो यहाँ पे पीएसएल के हवाले से पीसीबी का किरदार आता है कि पीसीबी को अगर पैसे कमाने हैं तो पीएसएल कमा के दे रही है। तो पीएसएल को ग्रो करने के लिए पीसीबी क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। इन खिलाड़ियों के साथ अगर आप पीएसएल को, ब्रांड को ग्रो करेंगे तो कैसे होगा? आपको पता है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है। आप जितने जैसे खिलाड़ी लेके आएंगे वैसी व्यूअरशिप आएगी, वैसे ही ब्रांड बनेगा। पीएसएल को ब्रांड बनाना है तो आपको बड़े खिलाड़ी लेके आने पड़ेंगे। आपका जो $1 लाख वाला कैप है प्लैटिनम कैटेगरी वाला, वो काफ़ी नहीं है। इसको मिनिमम 1.5 या 2 लाख जो है डॉलर तक लेके जाएं, इससे नीचे रहेंगे तो जो बड़ा खिलाड़ी, जो आपको, अगर आप ये $1 लाख, हर जो फ्रेंचाइजी है अपने बजट में $1 लाख या $1.5 लाख का इजाफा करती है कि डायमंड और प्लैटिनम और सुपर कैटेगरी के अंदर अच्छे खिलाड़ी लेके आती है, तो $1.5 लाख अगर एक टीम खर्च करती है ज़्यादा, तो उसके बदले में जो हमारी राइट्स बढ़ेंगे, जो व्यूअरशिप बढ़ेगी, जो हमें राइट्स के पैसे मिलेंगे, वो कितने डॉलर बढ़ेंगे, वो कितने मिलियन में बढ़ेंगे, वो तो लाखों में नहीं बढ़ेंगे ना। वो अगर $20 लाख, $30 लाख उसमें इजाफा होता है, या $10 लाख भी होता है, तो वो इन द एंड ब्रांड के पास ही वापस आएगा ना, पीसीबी के पास आएगा, टीमों के पास वापस आएगा। तो यकीनी बात, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो या तो हम समझ लें कि हमने एक पीएसएल को मिड टेबल लीग रखना है, कि दुनिया की जो टॉप लीग्स हैं, आईपीएल है, बिग बैश है, या जो ये T20 ब्लास्ट या 100 करवाते हैं इंग्लैंड वाले, उनसे आपने नीचे रखना है, तो फिर तो ठीक है। फिर तो आप ये कैरेबियन प्रीमियर लीग से नीचे हैं, और श्रीलंका लीग उससे और बांग्लादेश लीग से आपने मुकाबला करना है, तो फिर तो ठीक है। आप देखिए जो यूएई वाली लीग करवा रहे हैं उसमें कितने खिलाड़ी आ रहे हैं। जो खिलाड़ी आपके पास नहीं आ रहे वो वहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वो पैसा दे रहे हैं। आप भी पैसा दें। अगर आप पैसा नहीं दे सकते, क्रिकेट वाले भी पैसा नहीं दे सकते, तो पाकिस्तान में कौन पैसा देगा? अभी कौन से खिलाड़ी, किस तरह के खिलाड़ी आएंगे? पीएसएल को बड़ा करें,
उसको कोशिश करें कि IPL के मुकाबले पे नहीं जा सकते तो BPL और बिग बैश, ये जो आपकी लीग्स हैं, ब्लास्ट और ये फलाना, ये 100 वाली लीग है इंग्लैंड वाली, इसके लेवल पे तो कम से कम अपने आप को रखें ना, इससे तो नीचे ना जाए। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ PSL के हवाले से। PCB को चाहिए कि इसके ऊपर काम करे। ये जो आधा धीरे बटेर चल रहा है बोर्ड, इसके हवाले से हुकूमत को भी चाहिए कि एक अच्छा मैनेजमेंट लेके आए। ज़िका अशरफ, सॉरी टू से, नजम सेठी, इनके बस की अब बात नहीं है। इस ब्रांड को ग्रो करना है तो आपको प्रोफेशनल बंदे लाने पड़ेंगे बोर्ड के अंदर, जिनका ये काम नहीं है उनको ये काम ना दें। तो इससे ही PCB भी बेहतर काम करेगा और PSL भी बेहतर काम करेंगी। नाइला भट्टी साहबा दोबारा से वो इसकी बन गई हैं, क्या कहते हैं, कमिश्नर PSL की। तो वो ख़ास हैं, उनका वो पहले भी इनके साथ जो है ज़का अशरफ के साथ काम करती रही हैं, तो उनकी गुड बुक्स के अंदर हैं। नजम सेठी के साथ वो गुड बुक्स के अंदर ही थी। तो ऐसे बंदों के साथ काम नहीं चलेगा। वसीम खान जैसे बंदे चाहिए होंगे जो इस ब्रांड को आगे लेके जाएं और ऐसे खिलाड़ी और ऐसा उसमें लेके आए आपके राइट्स का सिस्टम कि आपको इसमें ये लीग ग्रो करे और जो है पाकिस्तान का ब्रांड जो है ये ऊपर जाए। बाकी कल देखेंगे चौथे दिन का जो होगा मैच, मेरा ख्याल है शायद कल ख़त्म हो जाए। अगर नहीं, ख्याल तो नहीं, खैर अच्छा बैटिंग करेंगे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वाले 500 450 तक लेके जाएंगे लीड को। उसके बाद पाकिस्तान को बैटिंग देंगे, यानी कि 1.5-2 सेशन तो वो कम से कम खेलेंगे। 2 सेशंस वो खेलेंगे अगर आउट ना होवे तो 2 सेशंस के अंदर वो आपको मतलब 200 रन आराम से बना लेंगे। तो 500 रन की उनकी लीड हो जाएगी। 500 रन के बाद वो डिक्लेयर करेंगे अगर आउट ना होवे तो उसके बाद पाकिस्तान के पास 4 सेशन 4.5 सेशन पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। तो कल देखेंगे, कल के रिज़ल्ट के बाद एक नई वीडियो लेके आएंगे और साथ साथ रोज़ाना एक टीम भी करेंगे। PSL की टीम जो है, जो कि ड्राफ्ट के बाद सामने आई है, तो किस टीम में क्या खिलाड़ी हैं, कौन से उनके वीक पॉइंट है, कौन से उनके यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से खिलाड़ी उन्होंने छोड़ दिए, मिस कर दिए, कौन से लोकल टैलेंट्स में से या जो ड्राफ्ट में अवेलेबल खिलाड़ी तो उसमें से जो अच्छे खिलाड़ी कुछ अगर उन जो उन्होंने सेलेक्ट किए उससे अच्छे खिलाड़ी रह गए तो उस पर बात करेंगे। अगर इस कि उनकी क्या है तो रोज़ाना एक टीम साथ करेंगे और साथ में जो टेस्ट मैच आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताएं आपको कैसे लगी मेरी बातें। तो ये मैंने तो ऐसे शुरू किया है दोस्तों के कहने के ऊपर। ट्विटर के दोस्त जो कह रहे थे बार बार कि आप यूट्यूब पे हैं, तो मैंने अपने थॉट्स शेयर करने के लिए यूट्यूब पे आ गया। तो क्रिकेट के हवाले से बात करते रहेंगे, बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे, क्रिकेट के हवाले से भी नहीं, बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से जिसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा था, पाकिस्तान जो अगेंस्ट द ऑल ऑड्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। पाकिस्तान का जो पूल था वो ग्रुप ऑफ डेथ था, उसमें नीदरलैंड और बेल्जियम थी जो टॉप की टीमें थी और पाकिस्तान रैंकिंग में 12वें नंबर पे था। और पाकिस्तान ने नीदरलैंड और बेल्जियम के साथ ड्रॉ किया मैच अपना और न्यूजीलैंड से जीता और पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। और क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला स्पेन से था जो कि ग्रुप स्टेज में सबसे अच्छी टीम थी। इंडिया को भी हराया था स्पेन ने और उनके पूल में जो दूसरी टीम थी उसको उन्होंने 10 गोल से हराया था। तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, उससे पाकिस्तान का मैच हुआ। पाकिस्तान ने एक वक्त पे पाकिस्तान ने पहले गोल किया क्वार्टर फाइनल के अंदर, फिर थर्ड जो हमारा क्वार्टर था उसके अंदर हम अच्छा नहीं खेले और हमारे खिलाफ 3 गोल एक ही क्वार्टर के अंदर हो गए। फिर चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 1 गोल करके वापस आने की कोशिश की लेकिन देर हो गई थी और स्पेन ने पाकिस्तान ने ज़्यादा प्रेस किया तो स्पेन ने उसके अंदर चौथा गोल भी कर दिया, उसमें उन्हें ओपनिंग मिली। तो आज पाकिस्तान 7वीं 8वीं पोजीशन के लिए अर्जेंटाइन के साथ पाकिस्तान का मैच था। अर्जेंटाइन जो है वो नंबर 1 रैंकिंग है इस वक्त ना, जूनियर लेवल के ऊपर भी और वैसे भी। तो वो नंबर 1 टीम थी इस टूर्नामेंट की, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत सका। तो पाकिस्तान ने 3 गोल किए। पाकिस्तानी लड़का मजीद शायद उसका नाम, उसने हैट्रिक भी की। तो टैलेंट तो नज़र आया है ना आपकी टीम के अंदर के जो हन्नान जो हमारा कैप्टन था अब्दुल हन्नान वो भी, और जो हमारा
ड्रैग फ्लिकर था वो भी बहुत अच्छा खेला, और कीपर हमारा जो मेन था वो इंजर्ड हो गया, जिस वजह से भी प्रॉब्लम बनी हमें पाकिस्तान को जब हम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो रोलैंड ऑटमैन जो हमारे डायरेक्टर थे जस्ट उसके हॉकी के, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे अपने परफॉर्मेंस से। शकील अब्बासी जो हमारे कोच थे वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे। हमारा जो बोर्ड था वो भी कैसे, उनका पहले टारगेट था कि हम पहले तो हमें नज़र नहीं आता हम ना उसमें भी जा सकते हैं क्वार्टर फाइनल के अंदर। तो आपने नीदरलैंड और बेल्जियम जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आपने ड्रॉ किया ये बड़ी बात है। तो दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे, तो वो आप बस सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलेंगे। शुक्रिया।